हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडिंग सारथी। आज हम लोग इस वीडियो में 6 फरवरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से होगा, डीपीएसपी से। फर्स्ट स्टेटमेंट है द कंसेप्ट इज बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। सेकेंड स्टेटमेंट द डीपीएसपी इज इनफोर्सेबल बाय लॉ, एनीबॉडी कैन गो टू कोर्ट आफ्टर वायलेशन। थर्ड स्टेटमेंट है द कंसेप्ट बिहाइंड द डीपीएसपी इज टू क्रिएट ए वेलफेयर स्टेट। तो इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। एनी वन, एनी टू, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, एनी वन, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट केवल सही है, वेलफेयर स्टेट। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो ये ब्रिटेन से नहीं आयरलैंड से लिया गया था, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये एडॉप्ट किया गया था। और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन इसको स्पेन की कॉन्स्टिट्यूशन से लाया था। तो स्पेन की कॉन्स्टिट्यूशन से पहले आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में आया और वहां से हम लोग अडॉप्ट किए, तो ये ब्रिटेन यहाँ पे गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट देखें तो ये इनफोर्सेबल बाई लॉ नहीं है, इसका वायलेशन पे आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए ये सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर हम आर्टिकल 38 को देखें जो डीपीएसपी के अंदर आता है, तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि वेलफेयर स्टेट क्रिएट करना है। तो हाँ, ये कंसेप्ट जो है डीपीएसपी का, ये वेलफेयर स्टेट के बारे में बात करता है। वेलफेयर स्टेट किसे कहते हैं? वेलफेयर स्टेट में स्टेट को प्रमोट करना होता है सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। अगर ये सारा कुछ का डेवलपमेंट एक साथ हो तब वो वेलफेयर स्टेट के तौर पर जाना जाएगा। डेवलपमेंट करने से नहीं होगा, ये सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल सब, हर पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख करके अगर डेवलपमेंट किया जाए तब उसे वेलफेयर स्टेट हम बोलेंगे। अगर डीपीएसपी को और हम देखें तो डीपीएसपी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये पार्ट 4 में मेंशन्ड है और आर्टिकल 36 से लेकर 51, ये आर्टिकल 36 से 51 तक डीपीएसपी आता है। देखिए यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन 37 जो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें लिखा हुआ है मेक इट क्लियर दैट डीपीएसपी आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉ। डीपीएसपी है जो एक मोरल ऑब्लिगेशन देता है। डीपीएसपी हमारे स्टेट पे एक मोरल ऑब्लिगेशन देता है टू इम्प्लीमेंट। अब देखते हैं डीपीएसपी जो है सो नॉन जस्टिसिएबल है। तो ये क्यों नॉन जस्टिसिएबल है? क्योंकि कंट्री डिड नॉट पोजेज सफिशिएंट फाइनेंशियल पावर टू इम्प्लीमेंट देम ऑल। कंट्री के पास इतना रिसोर्स नहीं है कि इन सारे प्रोविजन को हम इम्प्लीमेंट कर सके। और डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, तो इनमें जितने भी प्रोविजन है उसको हम एक तरफा अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें कंट्री में अस्थिरता आएगी। तो इसलिए अभी डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए जैसे जैसे हमको उचित समय पे सारे प्रोविजन को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इसलिए डाइवर्सिटी। अभी ये डीपीएसपी न्यूज में क्यों है? क्योंकि उत्तराखंड गवर्नमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है से आर्टिकल 44 में मेंशन है, तो ये डीपीएसपी का पार्ट है, तो इसलिए ये अभी ये न्यूज में है। अगर हम डीपीएसपी का देखें, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का स्टेटमेंट को देखें, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिस्क्राइब दिस प्रिंसिपल एज नोबल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन आज का है वो ब्लैक सी के बारे में है। इन 7 कंट्रीज हैं, इनमें से कौन कौन से कंट्रीज हैं जिनका बाउंड्रीज जो होता है ब्लैक सी के साथ टच होता है?
रसिया, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, अर्मेनिया, हंगरी, रोमानिया। सेलेक्ट द करेक्ट कोड। एनी थ्री, एनी फोर, एनी फाइव एंड डी ऑप्शन है एनी सिक्स। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, एनी फोर। रसिया, यूक्रेन, जॉर्जिया एंड रोमानिया। ये चार स्टेट का बॉर्डर जो है सो ब्लैक सी के साथ टच होता है। ब्लैक सी अभी न्यूज में है रसिया यूक्रेन वॉर को लेकर के, तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये है ब्लैक सी। अगर हम इसको और जूम करें, ये देखिए, यहाँ पे है यूक्रेन, इसके साथ यहाँ पे बॉर्डर टच हो रहा है रसिया। ये है जॉर्जिया। देखिए आर्मेनिया के साथ बॉर्डर शेयर नहीं होता है ब्लैक सी का, ये लैंडलॉक कंट्री है। टर्की नीचे है, इधर बुल्गारिया है, रोमानिया है। तो ये ब्लैक सी का बॉर्डर टच होता है। ये क्रीमिया जो है सो ये 2014 में रसिया यूक्रेन से ले लिया था वॉर में। यहाँ पे सी ऑफ अजोब है और ये ब्लैक सी है। तो अगर हम स्ट्रेट की बात करें, यहाँ पे जो स्ट्रेट है सी ऑफ अजोब से ब्लैक सी में जाने के लिए, ये स्ट्रेट ऑफ कर्च। तो सी ऑफ अजोब से ब्लैक सी जाने के लिए हमें स्ट्रेट ऑफ कर्च को क्रॉस करना होगा। और अगर हम ब्लैक सी से ये जो है ये सी ऑफ मरमरा है। तो अगर ब्लैक सी से हमको सी ऑफ मरमरा में जाना है तो बोस्पोरस स्ट्रेट, हमें बोस्पोरस स्ट्रेट को क्रॉस करना होगा। और सी ऑफ मरमरा से यहाँ पे एजियन सी है, ये जो स्ट्रेट है यहाँ से ये क्रॉस करता है सी ऑफ मरमरा से एजियन सी। तो ये जो स्ट्रेट है इसको हम लोग बोल रहे हैं डारडेनल्स। इसको डारडेनल्स स्ट्रेट बोलते हैं। तो अगर हमें सी ऑफ अजोब से कभी क्वेश्चन आ जाए कि सी ऑफ अजोब से हमको यहाँ एजियन सी या मेडिटेरियन सी में जाना है, तो करेक्ट सीक्वेंस बताना है। सी ऑफ अजोब से स्ट्रेट ऑफ करेज से ब्लैक सी में, ब्लैक सी के बाद बसपोरस स्ट्रेट से सी ऑफ मरमरा में, फिर डार्डेनल्स स्ट्रेट से सी एजियन सी में, और एजियन सी मेडिटेरेनियन सी से कनेक्टेड है। तो ये सीक्वेंस हो गया। तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे। और कंट्रीज, अगर हम रिवर के बारे में देखें, ब्लैक सी में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नदी मीट करती है, ड्रेन करती है, तो ये देखिए नीपर रिवर है, नीपर। ये है निस्टर। और ये डाइनूब इंपॉर्टेंट है पूरे यूरोपियन कंट्री में, लगभग 10 कंट्री से होकर के गुजरती है, डाइनूब रिवर है। और ये जो है से रसिया से जो एजियन सी में मीट कर रहा है, इसको हम डॉन, ये डॉन रिवर है। इधर रोनी रिवर भी है जो कि यहाँ पे जॉर्जिया के से मीट कर रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं जो कि ब्लैक सी में ड्रेन करती हैं। तो ये हुआ ब्लैक सी के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन जो आज का है हमारा क्वाड के बारे में है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ग्रुप कंसिस्ट ऑफ इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉमन अमंग ऑल द क्वाड कंट्री। इन चारों क्वाड कंट्री में क्या कॉमन है? ऑप्शन ए, मेंबर ऑफ G7, बी, ऑल आर एशियन कंट्रीज, सी, ऑल आर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, या डी, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। ये चारों ही देश डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। G7 का पार्ट नहीं है, क्योंकि G7 में इन चारों देश में से केवल 2 देश आते हैं, यूएसए एंड जापान। ना ही ऑस्ट्रेलिया G7 का पार्ट है, ना ही इंडिया। अभी पिछले कई एक मीटिंग से इंडिया को एज ए गेस्ट बुलाया जा रहा है, लेकिन G7 का पार्ट नहीं है इंडिया। तो और एशियन कंट्रीज़ का भी पार्ट नहीं है। एशियन कंट्री 10 एशियन कंट्रीज़ है, उसमें ये सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे जो म्यांमार, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं, ये एशियन कंट्रीज़ है, लेकिन इसका इंडिया पार्ट नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वाड के बारे में। ये देखिए, ये है क्वाड कंट्री। यहाँ पे इंडिया,
ये है जापान, इधर यूएसए एंड ये ऑस्ट्रेलिया। और ये जो यहाँ पे कंट्री है म्यांमार, ब्रुनई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ये सारे एशियन कंट्रीज़ हैं। लगभग ये 10 कंट्रीज़ हैं जो एशियन कंट्रीज़ के पार्ट हैं। इसमें इंडिया पार्ट नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वाड के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, वो वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम के बारे में है। पहला स्टेटमेंट है, द कंपनीज आर अलाउड टू डिस्प्ले देयर नेम, ब्रांड, लोगो एंड अदर रेलिवेंट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन ओनली ऑन वन फोर्थ स्पेस ऑफ देयर बैग। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट विल इंट्रोड्यूस वन सिंगल ब्रांड भारत फॉर ऑल सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर। थर्ड स्टेटमेंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर में आता है। इन तीनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। एनी वन, एनी टू, एन ऑल ऑफ द अबव, यहाँ पे एनी लिखा गया है, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, एनी टू। क्योंकि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वन फोर्थ, यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि ये वन थर्ड स्पेस ऑफ द बैग पे कोई भी कंपनी अपना नाम, ब्रांड, लोगो ये सब लगा सकती है। एंड टू थर्ड पे भारत जो सिंगल ब्रांड है उसका लोगो होगा। और ये केमिकल और फर्टिलाइजर के अंदर में आता है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि अभी जो किसान के लिए फर्टिलाइजर होता है वो होता है यूरिया, एनपीके, डीएपी। तो इसका नाम बदल करके कर दिया जाएगा भारत यूरिया, जो इसका स्कीम के अंडर में जब आएगा तो अब सिंगल नाम के अंदर में आ जाएगा भारत एनपीके, भारत डीएपी। तो ये इम्पोर्टेंट है कि एक स्कीम, एक सिंगल अम्ब्रेला के अंडर में सारे फर्टिलाइजर कंपनीज को लाया जा रहा है। ये केमिक मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर अनाउंस दैट it has been decided to implement one nation one fertilizer by introducing single brand for fertilizer and logo under the fertilizer subsidy scheme प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। ये स्कीम के अंडर में है प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। इस स्कीम में देखिए यहाँ पे वन थर्ड स्पेस में ही लोगो कंपनी लगा सकती है, और टू थर्ड में ये प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना और भारत का जो लोगो है वो रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं टू थर्ड स्पेस में। और ये दोनों के लिए है ये स्कीम, पब्लिक सेक्टर के लिए भी और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के लिए भी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन जो है यूपीआई के बारे में है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, दिस पेमेंट सिस्टम इज डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई। सेकेंड स्टेटमेंट, यूपीआई इज ए सिस्टम दैट पावर मल्टी बैंक अकाउंट इनटू ए सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन। इन दोनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, बोथ। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ये एनपीसीआई के द्वारा 2016 में डेवलप किया गया था। और ये सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन है। जैसे आप एप्लीकेशन देखे होंगे गूगल पे, कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जैसे फ़ोन पे, तो ये मल्टीपल बैंक अकाउंट को एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन में, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। अगर हम एनपीसीआई के बारे में बात करें तो ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है और ये आरबीआई के अंडर में आता है। ये क्या है, ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है टू ऑपरेट रिटेल पेमेंट एंड इट्स सेटलमेंट। ये रिटेल पेमेंट और उसका सेटलमेंट के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है। और ये जब बना, ये एक इनिशिएटिव है आरबीआई के द्वारा और इंडियन बैंक एसोसिएशन आईबीए, आरबीआई प्लस आईबीए इंडियन बैंक एसोसिएशन, ये दोनों का एक जॉइंट इनिशिएटिव था और ये कम अंडर आरबीआई।
वो आरबीआई कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है। अगर इसका अचीवमेंट को हम देखें तो ये अभी हर मंथ लगभग 100 बिलियन डॉलर, इससे भी ज़्यादा का पेमेंट ये हर मंथ करता है इंडिया में। डिजिटल पेमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि फ्रांस जो है सो अभी जो इमैनुअल मैक्रोन रिपब्लिक डे परेड के लिए जब चीफ गेस्ट थे, तो यहाँ पे भी वो ईफिल टावर में वो यूपीआई लाएँगे और अभी वो कन्फर्म हो गया है। यूपीआई गेट ग्लोबल लॉन्च एट ईफिल टावर इन फ्रांस। तो फ्रांस एक नया देश बना जहाँ पे यूपीआई है। पहले से भी कई एक देश में था, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, यूएस, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट एंड यूके। ये कई एक देश है जहाँ पे यूपीआई आ चुका है और धीरे-धीरे देश की संख्या बढ़ रही है। तो ये इसलिए यूपीआई इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक स्कीम अभी लॉन्च हुआ है, एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है डिजिटल डिटॉक्स। ये किन राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना या डी केरला? यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, कर्नाटका। ये जो डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव है, ये कर्नाटका के द्वारा लॉन्च किया गया है फॉर रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी यूज टेक यूज। रिस्पॉन्सिबल टेक यूज क्योंकि अभी परीक्षा पे चर्चा पे भी मोदी जी बोल रहे थे कि स्क्रीन टाइम को कम करना चाहिए, ये अच्छा नहीं है। और स्क्रीन और मोबाइल पे कई एक चीज़ आते हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबली टेक्नोलॉजी को कैसे हम इस्तेमाल कर सकें, इसलिए डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव कर्नाटका के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये लॉन्च किया गया है कोलैबोरेशन विथ ऑल इंडिया गेम डेवलपर फोरम, AIGDF। ऑल इंडिया गेम डेवलपर फोरम के द्वारा एक कोलैबोरेशन किया गया है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। और ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये कम अंडर ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, ये गेमिंग ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के अंडर में आता है, AIGF। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिजिटल डिटॉक्स के बारे में, और ये किसके द्वारा, किस राज्य के द्वारा किया गया है, कोलैबोरेशन किसके द्वारा किया गया है, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि रिस्क को रिड्यूस करना है, डिजिटल जो एडिक्शन लगते जा रहा है आजकल, जो डिजिटल एडिक्शन हो रहा है उसको कम करना है। और हेल्थ को, मेंटल वेलबींग को और बढ़ाना है, क्योंकि मोबाइल पे गेम नहीं खेलना है, बाहर प्लेग्राउंड में। तो इसलिए ये फिजिकल हेल्थ को बढ़ाने के लिए ये सब यही इम्पोर्टेंट है, इसका अगर ऑब्जेक्टिव को देखें तो। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि ये फिल इन द ब्लैंक से इसको भरना है। इज ए पार्टनर नेशनल नेशन ऑफ सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला। अभी सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला का आयोजन किया गया है, उसका जो इनॉग्रेशन है वो हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया। तो ये बताना है कि इनमें से कौन सा देश है जो पार्टनर नेशन है इस मेला का? नेपाल, श्रीलंका, तंजानिया या मॉरिशस? यहाँ पे सही ऑप्शन है सी, तंजानिया। अब ये सूरज कुंड मेला जो है 37th एडिशन का इनॉग्रेशन किया गया 2 फरवरी को हमारे राष्ट्रपति के द्वारा, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। ये कहाँ हो रहा है? अगर इस पर हम थीम स्टेट इस मेला का देखें, गुजरात। थीम स्टेट इस मेला का गुजरात है। और कल्चरल पार्टनर नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट, नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट है, एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एंड हैंडलूम
डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये कल्चरल पार्टनर है। पार्टनर नेशन है तंजानिया, थीम स्टेट है गुजरात और कल्चरल पार्टनर है नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सूरज कुंड इंटरनेशनल मेला के बारे में। और ये कहाँ हो रहा है? ये फरीदाबाद में हो रहा है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड शेयर। थैंक यू। गुड डे टू ऑल।